जय हिंद साथियों। व्यक्तित्व विकास वोकेशनल कोर्स क्लास सेकंड ईयर रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सभी यूनिट्स के सभी चैप्टर्स एक ही वीडियो में। व्यक्तित्व विकास एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने सर्वोत्तम रूप में निखरने का अवसर देती है। यह हमारी क्षमताओं, मूल्यों और आदतों को परिष्कृत करने की एक सतत प्रक्रिया है जो हमें सफलता और संतुष्टि की तरफ ले जाती है। इस वीडियो में हम चैप्टर दर चैप्टर पढ़ाई करेंगे और 100% गारंटी है कि इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा में सभी प्रश्न मिल जाएंगे। अच्छे से वीडियो देखिए और समझिए। पहला चैप्टर व्यक्तित्व की गतिकी से संबंधित है, जिसमें हम अर्थ, महत्व और अन्य पहलुओं को समझेंगे। सरल भाषा में व्यक्तित्व की गतिकी का अर्थ होता है हमारे व्यक्तित्व में समय के साथ आने वाले बदलाव। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की गतिकी से तात्पर्य है व्यक्ति के व्यवहार, विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं में होने वाले गतिशील परिवर्तन तथा विकास। यह हमारे व्यक्तित्व के सतत परिवर्तनशील और विकासशील स्वभाव को दर्शाती है। हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से व्यक्तित्व की गतिकी का वर्णन कर सकते हैं। नंबर 1, आधार स्तर। जन्म के समय मौजूद आनुवांशिक प्रवृत्तियां और स्वभाव जो व्यक्ति के मूल में होते हैं। नंबर 2, प्रारंभिक विकास। बचपन और किशोरावस्था के दौरान परिवार, शिक्षा और समाज के प्रभाव से होने वाला व्यक्तित्व का विकास। नंबर 3, परिपक्वता। वयस्कता में अनुभवों और आत्मचिंतन से व्यक्तित्व में होने वाला परिष्कार और स्थिरता। नंबर 4, निरंतर अनुकूलन। जीवन भर नई परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुरूप व्यक्तित्व में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन। व्यक्तित्व की गतिकी को समझना हमें अपने और दूसरों के व्यवहार का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने, बेहतर संबंध बनाने और अपने विकास को प्रभावी ढंग से निर्देशित करने में मदद करता है। व्यक्तित्व की गतिकी की प्रकृति क्या होती है? व्यक्तित्व की गतिकी की प्रकृति जटिल और बहुआयामी होती है। यह निरंतर परिवर्तनशील है, फिर भी इसमें एक आंतरिक स्थिरता भी होती है। यह हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण के बीच सतत अंतःक्रिया का परिणाम है। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम बता सकते हैं। नंबर 1, आंतरिक प्रक्रियाएं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, विचार पैटर्न और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं इसमें शामिल हैं। व्यवहार, अभिव्यक्ति, दिखाई देने वाले कार्य, प्रतिक्रियाएं और आदतें इसके अंदर समाविष्ट हैं। अनुकूलन और परिवर्तन, नई परिस्थितियों में समायोजन और व्यक्तित्व का विकास। नंबर 4 है वातावरण प्रभाव। सामाजिक, सांस्कृतिक और परिस्थिति जन्य कारक भी हमारे व्यक्तित्व की गतिकी को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व की गतिकी में स्थिरता और परिवर्तन का अद्भुत संतुलन होता है। जहाँ कुछ मूलभूत विशेषताएं जीवन भर अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं, वहीं अन्य पहलू परिस्थितियों, अनुभव और सचेत प्रयास के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। व्यक्तित्व की गतिकी के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? ऐसा पूछे जाने पर हम लिखेंगे कि व्यक्तित्व की गतिकी को कई परस्पर संबंधित कारक प्रभावित करते हैं। ये तत्व मिलकर हमारे व्यक्तित्व के विकास और परिवर्तन की दिशा निर्धारित करते हैं। बिंदुवार लिख सकेंगे। नंबर 1, आनुवांशिकता। जैविक कारक और जन्मजात प्रवृत्तियां हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होती है। नंबर 2, पारिवारिक वातावरण। प्रारंभिक अनुभव और पालन पोषण की शैली से हमारा व्यक्तित्व एक अलग प्रकार का से प्राप्त करेगा। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, जिस समाज में हम रहते हैं और जिस संस्कृति में हमारा पालन पोषण होता है तथा जिस तरह की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, वैसा हमारे व्यक्तित्व में समय के साथ परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। व्यक्तिगत अनुभव, जीवन की घटनाएं और उन घटनाओं से सीखे गए सबक भी व्यक्तित्व को एक स्वरूप प्रदान करते हैं। स्वनिर्देशित विकास, हम अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए जागरूक होकर, कहीं से प्रेरणा लेकर सचेत रूप से प्रयास करते हैं और अपने आप में सुधार करते हैं।
इससे भी व्यक्तित्व में बदलाव आता है। इन निर्धारक तत्वों को समझकर हमें यह पहचानने में मदद मिलती है कि कौन से क्षेत्र हमारे नियंत्रण में हैं और कौन से नहीं। जो बात आनुवांशिक रूप से हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन बाकी सारे कारक हम नियंत्रित कर सकते हैं और तदनुरूप अपने व्यक्तित्व की विकास की प्रक्रिया को अधिक सक्रिय और प्रभावी बना सकते हैं। अगला चैप्टर है मनोवैज्ञानिक युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। विद्यार्थी साथियों, ये एक विदेशी सज्जन हैं और इनका नाम अलग अलग स्रोतों में अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, कहीं यंग, कहीं जुंग, कहीं युंग। आप अपने पेपर में इनसे संबंधित प्रश्न में जो भी लिखा हुआ पाएं उसी को अपने उत्तर में लिखिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताइए, तो थोड़ा सा परिचय पहले दे दीजिए कि इनका पूरा नाम कार्ल गुस्ताव युंग था। इनका जन्म 1875 में हुआ, इनकी मृत्यु 1961 में हुई। ये स्विस यानी स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक थे। इन्होंने मानव मन के गहन अध्ययन और व्यक्तित्व विकास पर अभूतपूर्व कार्य किया। ये सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रायड के छात्र थे, परंतु बाद में उनके विचारों से मतभेद होने के कारण इन्होंने अपने अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए। अब हम सीधे बात करेंगे कि यंग या जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। कार्ल युंग ने व्यक्तित्व को समझने के लिए एक व्यापक वर्गीकरण प्रणाली विकसित की, जिसमें मुख्य रूप से अभिवर्ती यानी ऊर्जा का स्रोत और कार्यात्मक प्रकारों यानी निर्णय लेने की शैली का संयोजन शामिल है। और तदनुरूप उन्होंने जो मुख्य प्रकार बताए वो इस प्रकार है। नंबर 1, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंग्रेजी में उसे हम कहेंगे इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता ये होती है कि वे आंतरिक दुनिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी अपने आप से ही उन्हें ऊर्जा मिलती है। उनका व्यवहार कैसा होता है, तो वो एकांत पसंद करने वाले लोग होते हैं, गहन चिंतन मनन में समय व्यतीत करते हैं। इनका सामाजिक संपर्क सीमित रहता है, लेकिन जितने भी लोगों से इनके संबंध होते हैं वो बहुत ही गहरे और अनुभूति भरे हुए संबंध होते हैं। दूसरा व्यक्तित्व उन्होंने बताया है बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी श्रेणी के व्यक्तित्व अपनी ऊर्जा बाहरी दुनिया से प्राप्त करते हैं। इनके व्यवहार में सामाजिकता ज़्यादा होती है, ये समाज में घुलना मिलना पसंद करते हैं। इन्हें बातचीत करना अच्छा लगता है और बातचीत से इन्हें ऊर्जा मिलती है। इनका संबंधों का दायरा अत्यंत ही विस्तृत होता है, बहुत इनके मित्र होते हैं, परिचित होते हैं और ये क्रियाशील होते हैं। एकांत की बजाय समाज में रहना ये पसंद करते हैं। युंग ने 4 मनोवैज्ञानिक कार्यों की भी पहचान की जिन्हें वे व्यक्तित्व के मूलभूत आयाम मानते थे। हम चारों को पॉइंट वाइज ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1, विचार, जिसमें तार्किक विश्लेषण, निष्पक्ष निर्णय, कारण परिणाम संबंधों पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, भावना, मूल्यों पर आधारित निर्णय, सहानुभूति, संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अंतर्ज्ञान, भविष्य की संभावनाएं, पैटर्न पहचानना और अमूर्त संबंधों पर ध्यान दिया जाता है। संवेदना, वर्तमान वास्तविक अनुभव, व्यवहारिक तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। इन अभिवृत्तियों और कार्यों के संयोजन से 8 प्रमुख व्यक्तित्व प्रकार बनते हैं, जिन्हें आधुनिक मायर्स ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेट जैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व परीक्षणों की नींव रखी है। उल्लेखनीय है कि मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेट के अनुसार यानी MBTI के अनुसार 16 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ख्याल रखिए। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं शेल्डन। उन्होंने किस प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया उसकी बात हम करेंगे। उन पर प्रश्न आने में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि इनका पूरा नाम विलियम हर्बर्ट शेल्डन था। ये 1898 में जन्मे और 1977 में इनका देहावसान हो गया। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मानवविज्ञानी थे। उन्होंने शरीर के प्रकार, जिनको हम कहते हैं सोमैटोटाइप, और व्यक्तित्व के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जिसे हम सोमैटोटाइपोलॉजी के नाम से जानते हैं।
अब बात करते हैं शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। विलियम शेल्डन ने मानव शरीर के 3 मूल प्रकारों या सोमेटोटाइप्स की पहचान की और प्रस्तावित किया कि ये शारीरिक प्रकार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से जुड़े होते हैं। उनका मानना था कि शरीर की संरचना और व्यक्तित्व का स्वभाव परस्पर संबंधित है। फिर 3 प्रकार का उल्लेख कर दीजिए, अच्छे से नाम याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। एंडोमार्फ नंबर 1, नंबर 2 मेसोमार्फ और नंबर 3 एक्टोमार्फ। मार्फ तीनों में कॉमन है, एंडो मेसो एक्टो को याद रख लीजिए। फिर उनका वर्णन कीजिए। जैसे एंडोमार्फ प्रकार के व्यक्तित्व की शारीरिक विशेषताएं कैसी होती है? इनकी आकृति गोल होती है, नरम और मुलायम शरीर होता है, अधिक वसा भंडारण होता है, थोड़े मोटे होते हैं, धीमा चयापचय होता है। इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं कैसी होती हैं? तो आरामदायक और सुखभावी स्वभाव होता है, सुखों को उपयोग करना चाहते हैं, सामाजिक और मैत्रीपूर्ण होते हैं, आराम करने और खाने पीने का इनको शौक रहता है, बहुत धैर्यवान होते हैं और शांत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। एंडोमार्फ। मेसोमार्फ की शारीरिक विशेषताएं क्या है? मजबूत और कसरती शरीर होता है, विकसित मांसपेशियां होती हैं, आयताकार आकृति होती है, तेज चयापचय होता है। व्यक्तित्व विशेषताएं क्या होती हैं इनकी? ये साहसी होते हैं, जोखिम लेने में इनको इंटरेस्ट होता है, प्रतिस्पर्धा करते हैं, आक्रामक होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, इनमें आत्मविश्वास होता है और ये निर्णायक प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरा टाइप है एक्टोमार्फ। एक्टोमार्फ की शारीरिक विशेषताएं क्या है? ये दुबले पतले होते हैं, इनका शरीर लंबा होता है, वसा कम होती है और मांसपेशियां भी इनकी कम होती है, तेज चयापचय इनका भी होता है। इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं में क्या शामिल है? चिंतनशील होते हैं, बौद्धिक प्रवृत्ति के होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सदैव सतर्क और सावधान रहते हैं, कलात्मक अभिरुचि से संपन्न होते हैं और इनमें रचनात्मकता भी होती है। शेल्डन ने स्वीकार किया कि अधिकांश लोग इन तीनों प्रकारों के मिश्रण होते हैं और उन्होंने 7 बिंदु पैमाने पर प्रत्येक प्रकार के लिए एक संख्यात्मक मूल्य देकर व्यक्त किया। उदाहरण के लिए 7-1-1 एक शुद्ध एंडोमार्फ को दर्शाता है। 4-4-2 एक व्यक्ति को दर्शाता है जिसमें एंडोमार्फ और मेसोमार्फ विशेषताएं समान रूप से शामिल हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं क्रेशमर। इन पर प्रश्न आने पर परिचय दीजिए कि इनका पूरा नाम अर्नस्ट क्रेशमर है। 1888 में जन्मे, 1964 में इनका देहावसान हुआ। ये जर्मनी के रहने वाले थे, मनोचिकित्सक और वैज्ञानिक थे। इन्होंने शारीरिक संरचना और मानसिक विकारों के बीच संबंधों का अध्ययन किया और उसके अनुसार व्यक्तित्व का इन्होंने वर्गीकरण किया। अब इनके द्वारा किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करते हैं अपन। अर्नस्ट क्रेशमर ने शरीर के प्रकारों और व्यक्तित्व के स्वभाव के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने 4 मुख्य शारीरिक प्रकारों की पहचान की और प्रस्तावित किया कि ये विशिष्ट व्यक्तित्व विशेषताओं और मानविक प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं। इस लाइन को पुनः सुन लीजिए। शारीरिक प्रकारों की पहचान की और प्रस्तावित किया कि ये विशिष्ट व्यक्तित्व विशेषताओं और मानसिक प्रवृत्तियों से जुड़े हैं। तो क्रेशमर के 4 टाइप हैं। ये संख्या भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 प्रकार होते हैं क्रेशमर के अनुसार पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप के व्यक्ति कैसे होते हैं? गोल शरीर, छोटा और मोटा कद, विकसित पेट, गोल सिर। क्रेशमर के अनुसार पिकनिक शरीर वाले व्यक्ति साइक्लोथाइमिक यानी चक्रीय स्वभाव के होते हैं, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, भावनात्मक रूप से थोड़े अस्थिर होते हैं और इनका मूड बदलता रहता है। इसको कहते हैं मूड स्विंग्स। इन व्यक्तियों में द्विध्रुवी विकार पाया जाता है। साथ ही साथ इनकी संभावना भी रहती है कि इनमें द्विध्रुवी विकार डेवलप हो जाए। दूसरे प्रकार हैं अस्थेनिक। अस्थेनिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो पतले होते हैं, शरीर लंबा, मांसपेशियां कमज़ोर, चेहरा संकरा होता है और छाती भी सक्रिय होती है।
इस शरीर के लोग जिस स्वभाव के होते हैं उसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्कीजोथाइमिक स्वभाव के होते हैं। अगर हम सरल भाषा में कहें तो अस्थेनिक लोग अंतर्मुखी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, शर्मीले होते हैं और भावनात्मक रूप से थोड़े ठंडे होते हैं। क्रेशमर के अनुसार इन व्यक्तियों में स्किज़ोफ्रेनिया विकसित होने की जोखिम अधिक होती है। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया है एथलेटिक प्रकार। एथलेटिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों वाले व्यक्ति होते हैं। इनके कंधे चौड़े होते हैं, सीना इनका विकसित होता है। क्रेशमर ने एथलेटिक शरीर वाले व्यक्तियों को इसके थाइमिक स्वभाव से जोड़ा और उनकी विशेषताएं बताते हुए कहा कि ये स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, धीरज रखने वाले होते हैं और धीमी प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने इस शरीर प्रकार को किसी विशेष मानसिक विकार से नहीं जोड़ा, लेकिन कहा कि ये लोग मिश्रित प्रकार के मानसिक लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। क्रेशमर ने एक चौथे प्रकार का भी वर्णन किया है जिसका उन्होंने नाम दिया है डिस्प्लास्टिक, और जिसमें असामान्य या असंगत शारीरिक विशेषताएं होती हैं। तो जिनमें असामान्य या असंगत शारीरिक विशेषताएं होती हैं उन्हें क्रेशमर ने चौथे प्रकार में रखा है और उसका नाम दिया है डिस्प्लास्टिक। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान इन सीधे संबंधों को स्वीकार नहीं करते। क्रेशमर का कार्य व्यक्तित्व और शारीरिक संरचना के बीच संबंधों की खोज में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है। अगला चैप्टर है व्यक्तित्व के पंचकारक सिद्धांत का अर्थ और विशेषताएं। व्यक्तित्व के पंचकारक सिद्धांत को हम बिग फाइव थ्योरी भी कहते हैं। यह मनोविज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत है जो व्यक्तित्व को 5 मूलभूत आयामों में वर्गीकृत करता है। यह सिद्धांत 1980 के दशक में विकसित हुआ और आज व्यक्तित्व के अध्ययन में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया मॉडल है। इसमें 5 बातें हैं। नंबर 1 खुलापन, नंबर 2 कर्तव्यनिष्ठा, नंबर 3 बहिर्मुखता, नंबर 4 सहमतिशीलता और नंबर 5 मनोविकारशीलता। इस प्रश्न के आने की बहुत संभावना होती है। पॉइंट्स को हिंदी इंग्लिश में याद रख लीजिए। खुलापन यानी ओपननेस, नए अनुभवों, विचारों और कल्पना के प्रति खुलेपन को दर्शाता है। उच्च स्कोर वाले व्यक्ति रचनात्मक, जिज्ञासु और परिवर्तन के प्रति ग्रहणशील होते हैं, जबकि निम्न स्कोर वाले व्यक्ति परंपरागत और व्यवहारिक होते हैं। कर्तव्यनिष्ठा की अगर हम बात करें तो संगठन, अनुशासन और लक्ष्योन्मुख व्यवहार को इसके माध्यम से नापा जाता है, और जब परीक्षा होती है और उसमें ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले यानी उच्च स्कोर वाले व्यक्ति व्यवस्थित, विश्वसनीय और कर्मठ होते हैं, जबकि निम्न स्कोर वाले अधिक स्वतंत्र, लापरवाह और अनियमित हो सकते हैं। बहिर्मुखता एक्स्ट्रावर्जन सामाजिक संपर्क और ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। बहिर्मुखता के परीक्षण में जो व्यक्ति उच्च स्कोर लाते हैं उन्हें हम सामाजिक, आत्मविश्वासी और बातचीत से ऊर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति मानते हैं। निम्न स्कोर वाले अंतर्मुखी कहलाते हैं, एकांत पसंद करते हैं और सामाजिक संपर्क से थक जाते हैं। सहमतिशीलता की बात करें अगर हम एग्रीएबलनेस की, तो सहानुभूति, सहयोग और परोपकार के स्तर को मापते हैं। इसमें उच्च स्कोर वाले व्यक्ति दयालु, विश्वासी और सहयोगी होते हैं, जबकि निम्न स्कोर वाले अधिक प्रतिस्पर्धी, संदेहपूर्ण और कठोर हो सकते हैं। मनोविकारशीलता की अगर हम बात करें न्यूरोटिसिज्म की, तो भावनात्मक स्थिरता और नकारात्मक भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। उच्च स्कोर वाले व्यक्ति चिंतित, असुरक्षित और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, जबकि निम्न स्कोर वाले अधिक शांत और आत्मविश्वासी तथा लचीले होते हैं। ध्यान रखिए कि इसमें विपरीत संबंध है। उच्च स्कोर पर निगेटिव होता है और निम्न स्कोर पर पॉजिटिव होता है 5वें प्रकार के कारक में, जिसका नाम है मनोविकारशीलता, न्यूरोटिसिज्म। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि यह व्यक्तित्व के आयामों को द्विध्रुवी मानता है, अर्थात हर व्यक्ति इन 5 आयामों पर एक निरंतर पैमाने पर कहीं न कहीं स्थित होता है। यह व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक व्यापक और सांस्कृतिक रूप से सिद्ध ढांचा प्रदान करता है। व्यक्तित्व के पंचकारक सिद्धांत का महत्व क्या है?
व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत यानी बिग फाइव थ्योरी अकादमिक, व्यावसायिक और नैदानिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग में आती है। इसकी मनोवैज्ञानिक मान्यता और व्यवहारिक अनुप्रयोग इसे व्यक्तित्व अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसकी 85% शोध मान्यता है। विश्व के मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसका समर्थन किया गया है। 70 से अधिक भाषाओं में यह सिद्धांत मान्य किया गया है। 40% स्थान पर इसकी कार्यस्थल प्रभावशीलता देखी गई है और 60 से अधिक वर्ष शोध कार्य करते हुए हो गए जिसमें इसकी पुष्टि हुई। पंचकारक सिद्धांत का महत्व निम्नांकित क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। नंबर 1, व्यवसायिक क्षेत्र, कर्मचारी चयन, टीम निर्माण, नेतृत्व विकास और कार्यस्थल संबंधों में यह अत्यंत उपयोगी है। यह सिद्धांत नौकरी, व्यक्ति फिट का आकलन करने और कार्य प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। शैक्षणिक अनुप्रयोग छात्रों की अधिगम शैलियों यानी छात्रों की समझने की शैलियों, अकादमिक प्रदर्शन और सामाजिक समायोजन को समझाने में सहायक है। शिक्षकों को विविध व्यक्तित्व वाले छात्रों के लिए शिक्षण रणनीतियाँ विकसित करने में भी मदद करता है। चिकित्सकीय उपयोग की अगर हम बात करें तो मनोचिकित्सा और परामर्श में रोगियों के व्यक्तित्व प्रोफाइल को समझकर उपचार योजनाएं तैयार करने में सहायक होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकारों के साथ व्यक्तित्व लक्षणों के संबंधों को समझने में मदद करता है। पंचकारक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि यह व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए एक सार्वभौमिक भाषा प्रदान करता है। इसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रों के शोधकर्ता एक दूसरे के काम को समझ और विकसित कर सकते हैं, जिससे इस क्षेत्र में ज्ञान का निरंतर विकास होता है। अब हम इकाई 2 में पहुंच गए हैं, व्यक्तित्व विकास की तकनीकें। व्यक्तित्व विकास एक सचेत और निरंतर प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अपने स्वभाव, आदतों और क्षमताओं को परिष्कृत किया जा सकता है। यह आत्म जागरूकता से शुरू होता है और निरंतर प्रयास तथा प्रतिबद्धता के माध्यम से विकसित होता जाता है। इसकी कई प्रकार की तकनीकें हैं जिनको सिलेबस में शामिल किया गया है। हम एक एक को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। या पहले थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया कि व्यक्तित्व विकास की तकनीकें बताइए तो ये 4-5 पॉइंट लिख दीजिए। आत्मविश्लेषण नंबर 1, जिसको आप स्वॉट एनालिसिस के नाम से जानते हैं। स्वॉट एनालिसिस का उल्लेख आप इस पॉइंट में कर सकते हैं। अपनी शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और लक्ष्यों की पहचान करें। नियमित रूप से आत्मचिंतन करें, डायरी लिखें और प्रतिबिंबित करें। व्यक्तित्व परीक्षण और प्रतिक्रिया से अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें, जिसे आप स्मार्ट लक्ष्य के नाम से जानते हैं। छोटे और प्रबंधनीय कदमों में विभाजित करें। नियमित रूप से प्रगति का आकलन करें। आवश्यकता अनुसार बदलाव करें। नंबर 3, तकनीक है व्यक्तित्व विकास की सकारात्मक आदतों का विकास करना। वांछित गुणों के अनुरूप नई आदतें विकसित करें। नियमित अभ्यास से इन्हें मजबूत करें। पुरानी नकारात्मक आदतों की पहचान करें और उन्हें बदलने के लिए रणनीतियाँ विकसित करें। मानसिक अभ्यास करें, योग करें, ध्यान करें, माइंडफुलनेस में शामिल हों। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन जैसे अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये तकनीकें आत्मनियंत्रण, ध्यान और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाने में मदद करती है। निरंतर सीखना और विकास करना भी एक कौशल है। नए कौशल सीखें, पढ़ें, कार्यशालाओं में भाग लें, विविध अनुभवों को अपनाएं, अपनी आराम की सीमा से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन में कब तक रहेंगे? चुनौतियों का सामना करें और अपने विकास को प्रोत्साहित करें। इन तकनीकों के प्रभावी उपयोग के लिए धैर्य और दृढ़ता महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व परिवर्तन रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे कदमों से बनने वाली एक जीवन पर्यंत यात्रा है। सबसे महत्वपूर्ण है अपने प्रति दयालु रहना और प्रत्येक प्रगति का जश्न मनाना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। छोटी सफलता को खुशियों से सेलिब्रेट कीजिए। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अब इसमें कुछ तकनीकें दी हैं जिन पर अलग से प्रश्न आ सकता है, जैसे आत्मनियंत्रण और व्यक्तित्व विकास। तो आत्मनियंत्रण का अर्थ क्या होता है और व्यक्तित्व विकास में इसकी क्या भूमिका होती है,
ऐसा प्रश्न आने पर अब आगे का मैटर लिखेंगे। सरल भाषा में अपने आप पर नियंत्रण करना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। अन्य शब्दों में आत्मनियंत्रण अपने विचारों, भावनाओं, आवेगों और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता है। यह आत्म अनुशासन और आत्मसंयम का संयोजन है जो हमें तात्कालिक संतुष्टि की बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण व्यक्तित्व विकास में निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 1, लक्ष्य प्राप्ति। आत्मनियंत्रण हमें लक्ष्य केंद्रित रहने और दूसरे आकर्षणों से दूर रहने में मदद करता है। यह प्रलोभनों को प्रतिरोध करने, अनावश्यक व्यवहारों से बचने और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। नंबर 2, भावनात्मक स्थिरता। आत्मनियंत्रण हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक तरीके से व्यक्त करने में मदद करता है। यह आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को रोकता है और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 3, स्वस्थ आदतें। आत्मनियंत्रण स्वस्थ जीवन शैली के विकास के लिए आवश्यक है। यह नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जैसे स्वस्थ व्यवहारों को बनाए रखने में मदद करता है। अंत में लिख दीजिए, आत्मनियंत्रण एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। नियमित अभ्यास, ध्यान, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण और स्व जागरूकता इसे मजबूत करने के तरीके हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि आत्मनियंत्रण जीवन की गुणवत्ता, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र खुशी से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यक्तित्व विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी तकनीक है आत्मलचीलापन। सरल भाषा में आत्मलचीलापन का मतलब होता है समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप में बदलाव करना ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और एक सुखद जीवन व्यतीत कर सकें। अन्य शब्दों में आत्मलचीलापन या रेजिलियंस चुनौतियों, तनाव, विपरीत परिस्थितियों और विफलताओं से उबरने और अनुकूलन करने की क्षमता है। अनुकूलन करना यानी जैसी स्थिति है वैसे अपने आप को ढाल लेना। यह जीवन की कठिनाइयों के सामने न केवल टिके रहने बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ने की शक्ति है। व्यक्तित्व विकास में इसकी क्या भूमिका होती है, इसकी अब हम बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व विकास में आत्मलचीलापन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 1, विपरीत स्थितियों का सामना करने में हमें दृढ़ बनाता है। जीवन में चुनौतियां, संकट या आघातों का अनुभव करना, इस चरण में व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है और उसके प्रभावों को महसूस करता है। नंबर 2 है प्रतिक्रिया और समायोजन। परिस्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उससे निपटने के लिए रणनीति बनाना। इसमें सहायता मांगना, समस्या समाधान कौशल का उपयोग करना, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आदि शामिल है। पुनर्निर्माण और विकास, अनुभव से सीखना, नई अंतर्दृष्टि और क्षमताएं विकसित करना, पहले से अधिक मजबूत होकर उभरना। इस चरण में व्यक्ति न केवल पूर्व स्थिति में लौटता है बल्कि व्यक्तिगत विकास का अनुभव भी करता है। साथियों, लचीलापन एक स्थिर गुण नहीं है बल्कि एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। सकारात्मक संबंध बनाना, आत्म देखभाल अभ्यास, उद्देश्य की भावना विकसित करना और अपनी शक्तियों की पहचान करना इसे बढ़ावा देने के तरीके हैं। लचीलापन हमें न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है बल्कि उन्हें व्यक्तिगत विकास के अवसरों में बदलने में भी सक्षम बनाता है। अगली तकनीक है आत्मसम्मान और उसके व्यक्तित्व विकास में भूमिका। सरल भाषा में अपने प्रति सम्मान का भाव रखना या अपने सम्मान की रक्षा करना ही आत्मसम्मान कहलाता है। अन्य शब्दों में आत्मसम्मान स्वयं के मूल्य और योग्यता के प्रति एक व्यक्ति की समग्र भावना या मूल्यांकन है। यह आत्मस्वीकृति, आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की भावना को संदर्भित करता है। आत्मसम्मान हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। स्वस्थ आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी शक्तियों और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। ध्यान रखें, आत्मसम्मान न तो अहंकार है और न ही आत्म अवमूल्यन, बल्कि अपने आप के प्रति एक संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण को ही हम आत्मसम्मान कहेंगे। आत्मसम्मान व्यक्तित्व विकास का आधार है।
क्योंकि यह हमें जोखिम उठाने, नए अनुभव को अपनाने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। यह असफलताओं से उबरने और चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है। आत्मसम्मान स्वस्थ संबंध के लिए भी महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान स्वस्थ और सकारात्मक संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपना सम्मान करते हैं तो हम दूसरों के प्रति समय स्थापित करते हैं, अपनी ज़रूरतों को व्यक्त कर सकते हैं और सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास में आत्मसम्मान की केंद्रीय भूमिका निम्नांकित बिंदुओं से प्रकट की जा सकती है। आत्मसम्मान से आत्मविश्वास बढ़ता है, लक्ष्य प्राप्ति की भावना बढ़ती है, प्रामाणिकता बढ़ती है और लचीलापन बढ़ता है। बिंदुवार इसको समझ लेते हैं। आत्मविश्वास, मजबूत आत्मसम्मान हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने और अपने निर्णयों पर विश्वास करने की शक्ति देता है। इसी को हम आत्मविश्वास कहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति, उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सदैव दृढ़ रहते हैं। प्रामाणिकता, स्वस्थ आत्मसम्मान हमें अपने मूल्यों के अनुरूप जीने और असली स्वयं को व्यक्त करने की अनुमति देता है। लचीलापन, आत्मसम्मान हमें असफलताओं से उबरने और उन्हें सीखने के अवसरों के रूप में देखने में मदद करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मसम्मान को विकसित करना बहुत ज़रूरी है और इसको विकसित करने के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करना, यानी अपने आप से बात करना कि अपने में क्या खूबियां हैं और उसका फिर महत्व स्थापित करना, अपनी उपलब्धियों को पहचानना, परिपूर्णतावाद से बचना, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, अपनी देखभाल करना। स्वस्थ आत्मसम्मान न केवल व्यक्तिगत खुशी बल्कि समग्र सफलता और कल्याण का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला बिंदु है, अगली तकनीक है दृढ़ता। दृढ़ता क्या होती है और व्यक्तित्व विकास में इसकी क्या भूमिका है? सरल भाषा में अपने द्वारा लिए गए निर्णय, अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य पर किसी भी परिस्थिति में दृढ़ रहना ही दृढ़ता कहलाती है। अन्य शब्दों में, दृढ़ता वह गुण है जो व्यक्ति को चुनौतियों, बाधाओं और असफलता के बावजूद अपने लक्ष्यों पर टिके रहने और प्रयास जारी करने की शक्ति देता है। यह लंबे समय तक प्रतिबद्धता, जुनून और दृढ़ संकल्प का संयोजन है जो सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार है। व्यक्तित्व विकास में दृढ़ता की भूमिका को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1, विकास मानसिकता। दृढ़ता हमें विकास मानसिकता विकसित करने में मदद करती है, जिसमें हम चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखते हैं। यह हमें इस बात का विश्वास दिलाती है कि हमारी क्षमताएं और बुद्धि प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से विकसित की जा सकती है। लंबी अवधि के लक्ष्य, दृढ़ता हमें तात्कालिक संतुष्टि की अपेक्षा दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। यह हमें मुश्किल समय में भी प्रेरित करने और अपने दृष्टिकोण से न भटकने में मदद करती है। विपरीत परिस्थितियों से उबरना, तीसरा पॉइंट है। दृढ़ता हमें विफलताओं, अस्वीकृतियों और निराशाओं से उबरने में मदद करती है। यह हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने का साहस और शक्ति देती है, जिससे हमारा लचीलापन बढ़ता है। अंत में कह सकते हैं कि अध्ययनों से पता चलता है कि दृढ़ता अक्सर प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ के अनुसार दृढ़ता या ग्रिट एक ऐसा गुण है जो शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत सफलता का सबसे अच्छा आधार है। दृढ़ता को विकसित करने के लिए अपने जुनून को खोजें, साहसिक लक्ष्य निर्धारित करें, सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें और दृढ़ता का प्रदर्शन करें। साथ ही साथ दृढ़ व्यक्तियों के संपर्क में रहें और उनसे भी प्रेरित होने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं दृढ़ता को प्रभावित करने वाले कारकों की। पूछे जाने पर लिखिए कि दृढ़ता एक जटिल गुण है जिसे कई आंतरिक और बाहरी कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों को समझकर हम दृढ़ता को प्रभावी ढंग से विकसित कर सकते हैं। फिर इन कारकों को 2 भागों में बांट दीजिए, आंतरिक कारक और बाहरी कारक। आंतरिक कारक में फिर लिखिए कि आंतरिक कारक वे कारक हैं जो व्यक्ति के भीतर से आते हैं और उसकी दृढ़ता को आकार देते हैं। फिर इनके पॉइंट बनाइए। नंबर 1, विकास मानसिकता। यह विश्वास की क्षमताएं और बुद्धि विकसित की जा सकती हैं, दृढ़ता को बढ़ावा देते हैं।
नंबर 2 आंतरिक कारक है उद्देश्य की भावना। एक मजबूत उद्देश्य या लक्ष्य की भावना व्यक्ति को कठिनाइयों के दौरान भी प्रेरित रख सकती है। नंबर 3 आंतरिक कारक है आत्म प्रभावकारिता, अपनी क्षमताओं में विश्वास, दृढ़ता को बढ़ाना। नंबर 4 आशावाद, सकारात्मक दृष्टिकोण चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है और हम दृढ़ बने रहते हैं। नंबर 5 है जुनून, किसी विषय या लक्ष्य के प्रति गहरा जुनून दृढ़ता को बढ़ावा देता है। बाहरी कारक में बताइए कि ये वे कारक हैं जो व्यक्ति के वातावरण से आते हैं और उनकी दृढ़ता को प्रभावित करते हैं। फिर बिंदुवार लिखिए। नंबर 1 सामाजिक समर्थन, परिवार, मित्र और मेंटर्स का समर्थन मिलता है तो हम दृढ़ रह सकते हैं। इस समर्थन का दृढ़ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नंबर 2 संस्कृति और मूल्य, कुछ संस्कृतियां और समुदाय दृढ़ता एवं कड़ी मेहनत के मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। नंबर 3 शिक्षा प्रणाली, ऐसी शिक्षा जो चुनौतियों और सीखने के महत्व पर जोर देती है, दृढ़ता विकसित करती है। नंबर 4 रोल मॉडल्स, दृढ़ता दिखाने वाले रोल मॉडल्स का अनुकरण करना इस गुण को विकसित कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को फॉलो कीजिए जो प्रतिकूल स्थितियों में भी दृढ़ रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही माने। पुरस्कार और प्रोत्साहन, प्रयास और सुधार के लिए यदि पुरस्कार और प्रोत्साहन की व्यवस्था होती है तो इससे भी दृढ़ता बढ़ती है। फिर हम कह सकते हैं कि दृढ़ता को प्रभावित करने वाले कारकों की इस समझ का उपयोग करके हम अपने जीवन में और शिक्षा तथा कार्य वातावरण में इस महत्वपूर्ण गुण को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर विकास मानसिकता को अपनाना, अपने जुनून की खोज करना और मजबूत सामाजिक समर्थन नेटवर्क बनाना दृढ़ता विकसित करने के प्रभावी तरीके हैं। संगठनात्मक स्तर पर प्रयास और सुधार को पहचानने, चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने और ऐसा वातावरण बनाने से जहां विफलता को सीखने का अवसर माना जाता है, दृढ़ता को बढ़ावा मिल सकता है। दृढ़ता हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण आयाम है। अगला चैप्टर है परोपकारी सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व विकास में इसकी भूमिका। ये सब तकनीकें हैं। अगर एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए व्यक्तित्व विकास की तकनीकें बताओ, तो ये सारे पॉइंट लिख दीजिए, जैसे आत्म लचीलापन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, दृढ़ता। अब ये परोपकारी सामाजिक व्यवहार सबको पॉइंट बनाकर 8-8, 10-10 लाइन लिख दीजिए। आइए बात करते हैं सरल भाषा में। परोपकारिक सामाजिक व्यवहार का अर्थ होता है समाज के लोगों के साथ भला करने का व्यवहार या स्वभाव। अन्य शब्दों में परोपकारी सामाजिक व्यवहार, अंग्रेजी में इसको हम प्रो सोशल बिहेवियर कहेंगे, एक स्वैच्छिक कार्य है जिन्हें दूसरों के लाभ या कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें बिना किसी इनाम या किसी प्रतिफल की अपेक्षा के यह कार्य किया जाता है। वास्तव में इसमें मदद करना, साझा करना, दान देना, सहयोग करना और दयालुता दिखाना आदि शामिल है। व्यक्तित्व विकास में परोपकारी सामाजिक व्यवहार की भूमिका को हम इन पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1 सकारात्मक भावनाओं का विकास। दूसरों की मदद करने से खुशी, संतुष्टि और सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है। यह हेल्पर्स हाई के रूप में जाना जाता है, एक सकारात्मक भावनात्मक अवस्था जो परोपकारी कार्यों के बाद होती है। इन भावनाओं का अनुभव समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करता है। नंबर 2 सामाजिक संबंधों का निर्माण। परोपकारी व्यवहार से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और नए संबंध बनते हैं। यह सामुदायिक भावना विकसित करता है और सामाजिक समर्थन नेटवर्क बनाता है जो व्यक्तिगत लचीलेपन और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सामुदायिक संबंधों से पहचान की भावना और जीवन में उद्देश्य का विकास होता है। नंबर 3 सहानुभूति और करुणा का विकास। दूसरों की मदद करने से सहानुभूति और करुणा जैसे मूल्यवान गुण विकसित होते हैं। इन गुणों का विकास न केवल सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाता है बल्कि भावनात्मक बुद्धि को भी बढ़ाता है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में कह सकते हैं कि परोपकारी सामाजिक व्यवहार को अपने जीवन में शामिल करने के लिए स्वयं सेवा के अवसरों की तलाश करनी चाहिए।
समुदाय आधारित परियोजनाओं में भाग लेना चाहिए, दान देना चाहिए या रोज़मर्रा के जीवन में छोटे छोटे दयालु कार्य करना चाहिए। इन व्यवहारों को अपनाकर आप न केवल दूसरों की मदद करेंगे बल्कि अपने स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और कल्याण में भी योगदान देंगे। अगला पॉइंट है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अर्थ और व्यक्तित्व विकास में इसकी भूमिका। सरल भाषा में अंतर्वैयक्तिक संबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध हैं जो भावनात्मक, सामाजिक, व्यावसायिक या पारिवारिक प्रकृति के हो सकते हैं। इन अंतर्वैयक्तिक संबंधों में मित्रता, प्रेम संबंध, पारिवारिक संबंध, कार्यस्थल संबंध और अन्य सामाजिक संपर्क आते हैं। हम यहाँ पर संबंधों के प्रकार के अंतर्गत पारिवारिक संबंध जिसमें लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, गहरे भावनात्मक बंधन होते हैं, मूल्य प्रणाली की पहचान और सुरक्षा की भावना विकसित होती है। रोमांटिक संबंध भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण तथा प्रतिबद्धता से युक्त होते हैं। भावनात्मक परिपक्वता और समझौता, सहानुभूति की भावनाएं विकसित करने में मदद करते हैं। मित्रता, साझा हित, समर्थन, आपसी सम्मान इस संबंध की विशेषताएं होती हैं। इसके माध्यम से सामाजिक कौशल, विश्वास, आत्मसम्मान और आत्म प्रकटीकरण की भावना विकसित होती है। पेशेवर संबंध कार्य केंद्रित, औपचारिक, लक्ष्योन्मुख संबंध होते हैं। इससे सहयोग, नेतृत्व, संघर्ष और समस्या समाधान जैसे कौशल व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। व्यक्तित्व विकास में अंतर्वैयक्तिक संबंधों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिंदुवार लिख सकते हैं। नंबर 1, आत्म जागरूकता। संबंध हमें दूसरों से मिलने वाली प्रतिक्रिया के माध्यम से स्वयं को देखने का एक आईना प्रदान करते हैं। इससे हमें अपनी शक्तियों, कमजोरियों और व्यवहार पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। नंबर 2, भावनात्मक विकास। संबंध हमें विभिन्न भावनाओं का अनुभव करने, उन्हें समझने और प्रबंधित करने का अवसर देते हैं। वे सहानुभूति, करुणा और भावनात्मक बुद्धि जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करते हैं। चुनौती और प्रोत्साहन। स्वस्थ संबंध हमें विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मक चुनौतियां प्रदान करते हैं। वे हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। समर्थन और सुरक्षा। संबंध हमें भावनात्मक समर्थन, सुरक्षा और स्वीकृति प्रदान करते हैं। एक मजबूत सामाजिक समर्थन नेटवर्क जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए प्रभावी संचार कौशल, सक्रिय श्रवण, सीमाओं का सम्मान और समझौता करने की क्षमता जैसे गुणों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ संबंध हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं और हमारे व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है अंतर्वैयक्तिक संबंधों से संबंधित मुद्दे। अंतर्वैयक्तिक संबंध हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन इसमें कई चुनौतियां और मुद्दे आ सकते हैं। प्राय संबंधों में टकराव, कटुता हम देखते हैं और हमारे संबंध बिखर जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंध हों, मित्रता के संबंध हों, प्रेम या प्रणय के संबंध हों अथवा कार्यस्थल के संबंध हों। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हमारे संबंधों में दरार लाते हैं और उन्हें विद्रूप करते हैं? इन मुद्दों को समझना और उनका समाधान करना स्वस्थ संबंधों के विकास और व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये मुद्दे हो सकते हैं संचार बाधाएं, सीमा समस्याएं, विश्वास और ईमानदारी। संचार बाधाओं में प्रभावी संचार की कमी अधिकांश अंतर्वैयक्तिक समस्याओं की जड़ है। इसमें शामिल हो सकते हैं गलतफहमी और गलत व्याख्या, अप्रभावी श्रवण, भावनाओं और ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असमर्थता, संचार शैलियों में अंतर। जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो लोग हमारे बारे में अलग अलग तरह की धारणा बना सकते हैं। इसलिए संबंधों को बनाए रखने के लिए निरंतर और स्वस्थ संचार, कम्युनिकेशन यानी बातचीत आवश्यक है। नंबर 2, सीमा समस्याएं। स्वस्थ सीमाओं को स्थापित करना और बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच में रिश्तों के अनुरूप एक सीमा होती है। इसी तरह से कार्यस्थल पर भी सीमा रेखाएं होती हैं। अगर हम सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो अंतर्वैयक्तिक संबंध खराब हो जाते हैं। इसके अंतर्गत अति निर्भरता या सहनिर्भरता, व्यक्तिगत स्थान की कमी, नहीं कहने में कठिनाई, दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करना, ये सब हमारे संबंधों को खराब करता है।
विश्वास और ईमानदारी। विश्वास हर संबंध का आधार है, लेकिन इसे विकसित करना और बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यदि हमारे प्रति विश्वास खत्म हो जाए या हमारी ईमानदारी प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ जाए, तो अंतर्वैयक्तिक संबंध बिखर जाएंगे। इसमें शामिल है धोखा और बेईमानी, अविश्वास और संदेह, अतीत के अनुभवों से उत्पन्न विश्वास और मुद्दे तथा वादों को तोड़ देना। इन मुद्दों से निपटने और स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करने के लिए कुछ रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। जैसे नंबर 1, प्रभावी संचार विकसित करना। सक्रिय श्रवण का अभ्यास करें, यानी जिनसे आपके संबंध है वो क्या बोल रहे हैं पहले उन्हें ध्यान से सुनें। फिर स्पष्ट और सीधे संवाद करें और मैं कथनों का उपयोग करें। किसी के कहने पर बात न करें। नियमित रूप से खुले और ईमानदार बातचीत के लिए समय निकालें। नंबर 2, स्वस्थ सीमाएं स्थापित करें। अपने ज़रूरतों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से संवाद करें। दूसरों की सीमाओं का सम्मान करें। आवश्यकता अनुसार नहीं कहने का अभ्यास भी करें। कई बार हम लिहाज में किसी कार्य का नहीं कह पाते हैं और उस कार्य को कर भी नहीं पाते हैं। बेहतर होगा कि हम नहीं कह दें और विनम्रता से कहें और बताएं कि क्यों नहीं हम आपके इस कार्य में शामिल हो सकते हैं। इससे संबंध इतने खराब नहीं होते जितना कि हाँ कहकर कार्य नहीं करना। विश्वास का निर्माण करें। ईमानदार और विश्वसनीय रहें। अपने वादे निभाएं। गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। विश्वास धीरे धीरे समय के साथ बनता है, इसलिए धैर्य रखें। स्वस्थ संघर्ष समाधान सीखें। अगर रिश्तों में किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो बातचीत के आधार पर उसे हल करें। संघर्ष को विकास का अवसर मानें। समझौता करना सीखें और जीत जीत समाधान खोजें। विन विन सॉल्वेशन, यानी दोनों ही संबंध के पक्षकार ऐसा महसूस करें कि उन्हें अच्छा लगा है। आवश्यकता पड़ने पर आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, काउंसलर की मदद ले सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में चुनौतियों का सामना करना और उनका समाधान करना आपके व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अनुभव आत्म जागरूकता, सहानुभूति, भावनात्मक बुद्धि जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करते हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में मूल्यवान है। अगला चैप्टर है साक्षात्कार कौशल का अर्थ और महत्व। अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। सरल भाषा में साक्षात्कार कौशल साक्षात्कार को सफलतापूर्वक करने की एक कुशलता है। साक्षात्कार का अर्थ होता है किसी विशेष उद्देश्य से की जाने वाली औपचारिक बातचीत। यह उद्देश्य नौकरी प्रदान करना या किसी संस्थान में एडमिशन देना या किसी अन्य कार्य के लिए चयन करना हो सकता है। अन्य भाषा में, अन्य शब्दों में, साक्षात्कार कौशल उन क्षमताओं और तकनीकों का समूह है जो किसी व्यक्ति को साक्षात्कार की स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। ये कौशल न केवल नौकरी साक्षात्कार में बल्कि प्रवेश परीक्षा, प्रेस कॉन्फ्रेंस या अन्य औपचारिक मूल्यांकन स्थितियों में भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके क्या क्या आधार हैं जिनके माध्यम से हम साक्षात्कार कौशल को बढ़ा सकते हैं? नंबर 1, तैयारी और शोध। सफल साक्षात्कार की नींव अच्छी तैयारी है। इसमें संगठन, भूमिका, उद्योग और संभावित प्रश्नों के बारे में शोध करना शामिल है। अच्छी तैयारी आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको अधिक जानकार और प्रभावशाली प्रतिभागी बनाती है। प्रस्तुति और प्रथम छाप। आपका व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण आपके पेशेवर दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें आप उपयुक्त पोशाक पहनें, शारीरिक भाषा सकारात्मक रखें, आँखों का संपर्क यानी आई कांटेक्ट रखें, आवश्यकता अनुसार हाथ मिलाने की प्रक्रिया करें। हाथ मिलाने में ध्यान रखें। वरिष्ठ व्यक्तियों से हाथ मिलाते समय सावधानी रखें या प्रणाम करें। समय पर पहुंचने का अभ्यास करें। पहला प्रभाव इन्हीं बातों से पड़ता है और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है। पहला प्रभाव लंबे समय तक चलता है और साक्षात्कार के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। संचार प्रवाह। प्रभावी संचार स्पष्ट, संक्षिप्त और आत्मविश्वासी होना चाहिए। अपने उत्तरों को स्वरचित करें, प्रासंगिक उदाहरण दें और सक्रिय श्रवण का अभ्यास करें। अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता आपके ज्ञान और योग्यता को प्रदर्शित करती है। साक्षात्कार कौशल का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1, यह अवसरों का द्वार खोलता है। साक्षात्कार अक्सर नौकरियों, शिक्षा या अन्य अवसरों के लिए प्रवेश द्वार होते हैं। प्रभावी साक्षात्कार कौशल आपके सफल होने की संभावना को बढ़ाते हैं।
नंबर 2, व्यापक मूल्यांकन का आधार। साक्षात्कार तकनीकी कौशल के साथ सॉफ्ट स्किल्स, सांस्कृतिक फिटनेस और संचार क्षमताओं का आकलन करते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण। साक्षात्कार, अनुभव और अभ्यास से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लाभदायक होता है। नेटवर्किंग अवसर। साक्षात्कार पेशेवर संपर्क बनाने और उद्योग के विशेषज्ञों से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। साक्षात्कार कौशल के साथ अभ्यास और अनुभव से विकसित होते हैं। मार्क साक्षात्कार प्रतिक्रिया मांगना यानी फीडबैक प्राप्त करना और वास्तविक साक्षात्कार अनुभव से सीखना इन कौशलों को निरंतर सुधारने के प्रभावी तरीके हैं। अच्छे साक्षात्कार कौशल न केवल आपके करियर में बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी मूल्यवान संपत्ति है। व्यक्तित्व विकास में साक्षात्कार कौशल की क्या भूमिका होती है, इसको समझ लेते हैं। साक्षात्कार कौशल व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये केवल नौकरी प्राप्त करने के साधन नहीं हैं, बल्कि ये व्यक्तित्व विकास और आत्म सुधार के अवसर भी प्रदान करते हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरने और इसके लिए तैयारी करने से कई मूल्यवान व्यक्तिगत गुण विकसित होते हैं। इन गुणों को हम ऐसे पॉइंट वाइज बता सकते हैं। आत्म जागरूकता का विकास। साक्षात्कार की तैयारी करते समय व्यक्ति को अपनी शक्तियों, कमजोरियों, उपलब्धियों और मूल्यों पर गहराई से विचार करना पड़ता है। यह आत्ममूल्यांकन आत्म जागरूकता बढ़ाता है, जो व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। साक्षात्कार के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया और परिणाम व्यक्ति को स्वयं के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जिससे आगे के विकास के क्षेत्रों की पहचान हो सकती है। नंबर 2, संचार और प्रस्तुति कौशल। साक्षात्कार व्यक्ति को अपने विचारों, अनुभवों और योग्यताओं को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास प्रदान करते हैं। ये कौशल व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के सभी क्षेत्रों में मूल्यवान होते हैं। प्रभावी संचार सीखना, जिसमें सक्रिय श्रवण, स्पष्ट अभिव्यक्ति और शारीरिक भाषा शामिल है, व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व को परिष्कृत करते हैं। साक्षात्कार की तैयारी और अनुभव व्यक्तित्व विकास को इन तरीकों से प्रभावित करते हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास का निर्माण होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, लचीलेपन का विकास होता है, अनुकूलनशीलता और तत्परता बढ़ती है। साक्षात्कारों का सामना करने और उनसे सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रत्येक साक्षात्कार, चाहे वह सफल हो या नहीं, एक सीखने का अनुभव प्रदान करता है, जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर अधिक भरोसा करने में मदद करता है। लचीलेपन का विकास होता है। अस्वीकृति और नकारात्मक परिणामों से निपटना सीखना लचीलेपन को बढ़ावा देता है। साक्षात्कार प्रक्रिया से विफलताओं को संभालने, प्रतिक्रिया को स्वीकार करने और निरंतर सुधार करने की क्षमता का विकास करता है। अनुकूलनशीलता और तत्परता। विभिन्न साक्षात्कार परिस्थितियों और अप्रत्याशित प्रश्नों का सामना करने से अनुकूलनशीलता और तत्परता विकसित होती है। यह गुण तेजी से बदलते वातावरण में सफल होने के लिए आवश्यक है। साक्षात्कार कौशल विकसित करना आपके पेशेवर विकास के साथ साथ व्यक्तिगत विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन कौशलों को सुधारने से न केवल आपकी कैरियर संभावनाएं बढ़ती है, बल्कि आप एक अधिक आत्मविश्वासी, कुशल संवादकर्ता और अनुकूलशील व्यक्ति भी बनते हैं। अगला चैप्टर है व्यक्तित्व विकास के उभरते क्षेत्र, बल्कि यहाँ से हमारी तीसरी और अंतिम इकाई प्रारंभ हो रही है। व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों, शोध और दृष्टिकोण के कारण अनेक नवीन धाराएं उभर रही हैं। ये उभरते क्षेत्र व्यक्तित्व विकास को अधिक वैज्ञानिक, व्यक्तिगत और प्रभावी बना रहे हैं। व्यक्तित्व विकास के प्रमुख उभरते क्षेत्रों में डिजिटल व्यक्तित्व विकास है, न्यूरोसाइंस आधारित दृष्टिकोण है, अंतर सांस्कृतिक और वैश्विक दृष्टिकोण भी शामिल है। जीवन कौशल का अर्थ और व्यक्तित्व विकास में इसकी भूमिका। जीवन कौशल वे आवश्यक क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की चुनौतियों और मांगों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाती हैं। ये कौशल व्यक्ति को अपने जीवन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, स्वस्थ संबंध बनाने और सामाजिक रूप से जिम्मेदार निर्णय लेने में मदद करते हैं। जीवन कौशल को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। संज्ञानात्मक कौशल, इसमें वे कौशल शामिल हैं
जो सोचने और विश्लेषण से संबंधित हैं। इसमें समस्या समाधान और निर्णय लेना, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच, जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन, स्व जागरूकता और आत्म मूल्यांकन शामिल है। सामाजिक कौशल, ये कौशल दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में मदद करते हैं। प्रभावी संचार, सक्रिय श्रवण और सहानुभूति, टीम निर्माण और सहयोग, संघर्ष समाधान और बातचीत के कौशल को बढ़ाते हैं। भावनात्मक कौशल, ये भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने से संबंधित हैं। भावनात्मक जागरूकता और उनका नियंत्रण, तनाव प्रबंधन, लचीलापन, आत्म प्रेरणा, आत्म विनियमन, धैर्य और फ्रस्ट्रेशन यानी अवसाद सहने की क्षमता बढ़ाते हैं। जीवन कौशल व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को समग्र रूप से विकसित होने में मदद करते हैं। ये कौशल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, अनुकूलनशीलता विकसित करते हैं और व्यक्ति को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मेंटरशिप और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से विकसित करने में मदद करते हैं। अगला चैप्टर है सामाजिक बुद्धि का अर्थ और विशेषताएं। सामाजिक बुद्धि, अंग्रेजी में हम इसे एसक्यू या सोशल कॉसेंट या सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। सोशल कॉसेंट या सोशल इंटेलिजेंस व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे वह दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकता है, सामाजिक संकेतों को समझ सकता है और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकता है। यह दूसरों की भावनाओं, इरादों और आवश्यकताओं को समझने और उनके अनुरूप प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। सामाजिक बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति अपने आसपास के सामाजिक वातावरण के प्रति अत्यधिक जागरूक होते हैं। वे सामाजिक मानदंडों, परंपराओं और अलिखित नियमों को समझते हैं और ये जानते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है। इसमें शामिल है सामाजिक संदर्भों की समझ, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, समूह गतिशीलता की पहचान। दूसरी विशेषता है प्रभावी संचार। सामाजिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति प्रभावी वक्ता और श्रोता दोनों ही होते हैं। वे स्पष्ट, सटीक और संदर्भ उपयुक्त तरीके से संवाद कर सकते हैं, दूसरों की बातों को सक्रिय रूप से सुन सकते हैं। इसके प्रमुख पहलू होते हैं मौखिक और गैर मौखिक संचार कौशल, सक्रिय श्रवण, संवाद को समायोजित करने की क्षमता। उच्च सामाजिक बुद्धि वाले लोग संबंध बनाने, नेटवर्क विकसित करने और टीम में प्रभावी ढंग से काम करने में अच्छे होते हैं। वे दूसरों को समझते हैं और उनके साथ जुड़ने के लिए इस समझ का उपयोग करते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध मजबूत होते हैं। सामाजिक बुद्धि एक ऐसा कौशल है जिसे प्रशिक्षण, अभ्यास और सचेत प्रयास से विकसित किया जा सकता है। व्यक्तित्व विकास में सामाजिक बुद्धि की क्या भूमिका होती है, ऐसा पूछे जाने पर लिखिए कि सामाजिक बुद्धि व्यक्तित्व विकास के प्रमुख घटकों में से एक है, जो न केवल सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देती है बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास और सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को आकार देने और परिष्कृत करने में मदद करती है। सामाजिक बुद्धि करियर सफलता में 87%, संबंध संतुष्टि में 65% और नेतृत्व प्रभावशीलता में 3.5 गुना और तनाव प्रबंधन में 78% भूमिका निभाती है। व्यक्तित्व विकास में सामाजिक बुद्धि की भूमिका निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट की जा सकती है। नंबर 1, गहरे और अर्थपूर्ण संबंध। सामाजिक बुद्धि व्यक्ति को दूसरों के साथ गहरे और सार्थक संबंध विकसित करने में मदद करती है। यह संबंधों में विश्वास, समझ और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है। सामाजिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं, सहानुभूति दिखा सकते हैं और दीर्घकालिक संबंध बना सकते हैं। नेतृत्व क्षमताओं का विकास। सामाजिक बुद्धि प्रभावी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह नेताओं को अपनी टीम के सदस्यों की भावनाओं, प्रेरणाओं और आवश्यकताओं को समझने में मदद करती है। सामाजिक रूप से बुद्धिमान नेता प्रेरित करने, प्रभावित करने और अपने टीम से सर्वोच्च परिणाम प्राप्त करने में बेहतर होते हैं। अनुकूलशीलता और लचीलापन। सामाजिक बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलित होने
और प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद करती है। यह बदलती परिस्थितियों में तेजी से समायोजित होने की क्षमता को बढ़ाती है, जो आज के तेजी से बदलते वातावरण में एक महत्वपूर्ण कौशल है। सामाजिक बुद्धि को विकसित करने के लिए व्यक्ति सक्रिय श्रवण का अभ्यास कर सकता है, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में खुद को डाल सकता है, प्रतिक्रिया मांग सकता है, सहानुभूति और सामाजिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इन कौशलों में निवेश करने से न केवल सामाजिक संबंधों में सुधार होगा, बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर विकास भी होगा, जिससे व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला चैप्टर है सांवेगिक बुद्धि, EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट, उसका अर्थ और विशेषता। सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशेंट अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और प्रभावित करने की क्षमता है। यह हमारी भावनात्मक जानकारी का उपयोग सोचने और व्यवहार करने के मार्गदर्शक के रूप में करने की क्षमता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसमें आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, संबंध प्रबंधन और आत्म जागरूकता शामिल है। अब हम बात करेंगे सांवेगिक बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं की। नंबर 1, भावनात्मक पहचान। अपनी और दूसरों की भावनाओं की सटीक पहचान और नामकरण की क्षमता होती है ऐसे व्यक्तियों में जो सांवेगिक बुद्धि से संपन्न है। तनाव प्रबंधन, दबाव और तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत और केंद्रित रहने की क्षमता तनाव प्रबंधन कहलाती है, जो सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्तियों की एक विशेषता होती है। अनुकूलनशीलता, परिवर्तन के साथ समायोजित होने और नई परिस्थितियों में भावनात्मक रूप से लचीले रहने की क्षमता सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से बढ़ती है। संघर्ष समाधान, तनावपूर्ण स्थितियों और विवादों को सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से हल करने की क्षमता आती है। अंतिम विशेषता है सहानुभूति, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता बढ़ती है। सांवेगिक बुद्धि के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसे विकसित किया जा सकता है, जबकि बौद्धिक क्षमता यानी IQ जीवन के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। EQ का विकास सचेत प्रयास, अभ्यास और प्रतिबिंब से होता है। स्व जागरूकता बढ़ाना, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना, सक्रिय श्रवण का अभ्यास करना, प्रतिक्रिया या फीडबैक मांगना EQ विकसित करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। उच्च EQ वाले व्यक्ति अपने आप को और दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं, मजबूत संबंध बनाते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और जीवन की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि EQ अक्सर व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता का IQ से अधिक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। व्यक्तित्व विकास में सांवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल क्वोशेंट की भूमिका। सांवेगिक बुद्धि व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार के बीच में एक सेतु यानी पुल यानी ब्रिज का काम करता है। उच्च EQ वाले व्यक्ति न केवल अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और प्रबंधित करते हैं, बल्कि वे अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का भी अधिक प्रभावी ढंग से विकास कर पाते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों में आत्मनियंत्रण और स्थिरता होती है। वो गहरे और अर्थपूर्ण संबंध बनाते हैं। इनमें आत्म जागरूकता और निरंतर विकास करने की भावना होती है। व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान देते हैं, देखिए। नंबर 1, लचीलेपन का निर्माण। सांवेगिक बुद्धि व्यक्तित्व को जीवन की चुनौतियों और सफलताओं से उबरने में मदद करती है। भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता लचीलेपन को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करने और उनसे सीखने में अधिक सक्षम होता है। नेतृत्व क्षमताओं का विकास। उच्च EQ नेतृत्व के लिए आवश्यक है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता अपनी टीम की भावनाओं को समझते हैं, प्रेरित करते हैं और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाते हैं। सांवेगिक बुद्धि से विकसित नेतृत्व कौशल व्यक्तित्व के प्रभावशाली और प्रेरणादायक पहलुओं को बढ़ावा देते हैं। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। भावनाओं की स्पष्ट समझ और उनके प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। सांवेगिक बुद्धि को विकसित करने के लिए स्व जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
सक्रिय श्रवण यानी सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना चाहिए। भावनात्मक शब्दावली का विस्तार करना चाहिए। योग, ध्यान, माइंडफुलनेस, प्रतिबिंब और प्रतिक्रिया मांगना भी ईक्यू विकसित करने के प्रभावी तरीके हैं। इन प्रयासों से व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक संतुलित और सफल होगा। अगला चैप्टर है आध्यात्मिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास में उसका योगदान। आध्यात्मिक बुद्धि को अंग्रेजी में हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या एसक्यू कहते हैं। एसक्यू का फुल फॉर्म होगा स्पिरिचुअल क्वोशेंट। यह एक ऐसी बुद्धि होती है जो जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने, मूल्यों के अनुसार जीने और अपने स्वयं से परे किसी बड़ी चीज़ से जुड़ने की क्षमता है। यह व्यक्ति की आंतरिक ज्ञान, आत्म जागरूकता और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। सरल भाषा में अध्यात्म में रुचि रखने वाली बुद्धि ही आध्यात्मिक बुद्धि कहलाती है। सादा जीवन, उच्च विचार आध्यात्मिक बुद्धि वाले व्यक्तियों की पहचान होती है, जो इस दुनिया के साथ ही साथ एक परम शक्ति में आस्था रखते हैं, जिसे हम ईश्वर, प्रकृति या चाहे जो कह सकते हैं, और उनसे जुड़ाव के लिए, उन तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करने वाली बुद्धि ही आध्यात्मिक बुद्धि कहलाती है। आध्यात्मिक बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? अर्थ और उद्देश्य की खोज। आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में गहरे अर्थ और उद्देश्य की तलाश करते हैं। वे मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ जैसे मौलिक प्रश्नों पर चिंतन करते हैं। यह खोज उन्हें अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है, जिससे उनके निर्णय और कार्य अधिक अर्थपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी विशेषता होती है आत्म जागरूकता और चिंतन। उच्च आध्यात्मिक बुद्धि वाले व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति अत्यधिक जागरूक होते हैं। वे नियमित रूप से आत्मचिंतन करते हैं, अपनी मान्यताओं, मूल्यों और व्यवहारों का विश्लेषण करते हैं। यह जागरूकता उन्हें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने और अपने जीवन में सचेत परिवर्तन लाने में मदद करती है। करुणा और सहानुभूति। आध्यात्मिक बुद्धि दूसरों के प्रति गहरी करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देती है। आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ एक आंतरिक संबंध महसूस करते हैं और दूसरों की मदद करने और सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं। वे मानवता की एकता और परस्पर निर्भरता को स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि की अन्य विशेषताएं मूल्य आधारित जीवन होता है, परम सत्य की खोज की तरफ अग्रसर होते हैं, एकीकृत दृष्टिकोण होता है। मूल्य आधारित जीवन यानी ये नैतिकता में विश्वास रखते हैं। परम सत्य की खोज का अर्थ क्या होता है, इसको समझ लीजिए। आध्यात्मिक बुद्धि व्यक्ति को जीवन के परम सत्य और वास्तविकता की प्रकृति की खोज के लिए प्रेरित करती है। यह खोज धार्मिक या आध्यात्मिक परंपराओं के माध्यम से हो सकती है या व्यक्तिगत अनुभव और चिंतन के माध्यम से हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि का विकास एक जीवन पर्यंत यात्रा है, जिसमें ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति में समय बिताना, आत्मचिंतन, सेवा कार्य और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चिंतन शामिल हो सकता है। यह बौद्धिक और भावनात्मक बुद्धि के साथ मिलकर व्यक्ति के पूर्ण विकास में योगदान देती है। व्यक्तित्व विकास में आध्यात्मिक बुद्धि कैसे भूमिका निभाती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि व्यक्तित्व विकास में एक गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, जो व्यक्ति के आंतरिक जीवन और बाहरी व्यवहार दोनों को आकार देती है। यह व्यक्ति के समग्र विकास में योगदान देती है, जिससे अधिक संतुलित, अर्थपूर्ण और पूर्ण जीवन संभव होता है। बिंदुवार लिख सकते हैं। अधिक गहरी आत्म पहचान। आध्यात्मिक बुद्धि भौतिक उपलब्धियों और सामाजिक भूमिकाओं से परे अपने सच्चे स्वरूप की खोज की तरफ अग्रसर करती है। नंबर 2, जीवन में अर्थ और उद्देश्य। आध्यात्मिक बुद्धि जीवन के व्यापक संदर्भ में अपने अस्तित्व के महत्व की समझ पैदा करती है। नंबर 3, बुद्धिमत्ता और परिपक्वता। गहरे अंतर्दृष्टि और समझ से उत्पन्न परिपक्व निर्णय लेने की क्षमता आध्यात्मिक बुद्धि के माध्यम से बढ़ती है। आत्म अतिक्रमण, अपने अहंकार से परे जाकर एक बड़े उद्देश्य के लिए जीने की क्षमता पैदा होती है। व्यक्तित्व विकास में आध्यात्मिक बुद्धि निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूल्य आधारित व्यवहार विकसित करती है। आध्यात्मिक बुद्धि व्यक्ति को अपने गहरे मूल्यों के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करती है। लचीलेपन और संकट में विकास।
आध्यात्मिक बुद्धि चुनौतियों और संकटों को विकास के अवसरों के रूप में देखने में मदद करती है। व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों में भी अर्थ खोजने और उनसे सीखने की क्षमता प्रदान करती है। आंतरिक शांति और संतुष्टि का भाव प्रदान करती है। आध्यात्मिक बुद्धि व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र आंतरिक शांति और संतुष्टि विकसित करने में मदद करती है। यह जीवन के प्रति स्वीकृति और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे मानसिक कल्याण बढ़ता है, गहरी करुणा और सहानुभूति बढ़ती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित करने के लिए ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन, प्रकृति के साथ संपर्क, सेवा कार्य और अर्थपूर्ण संबंधों में निवेश करना शामिल हो सकता है। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, आध्यात्मिक विचारों का श्रवण, आध्यात्मिक समुदायों में भागीदारी भी इसके विकास में सहायक हो सकती है। व्यक्तित्व विकास की यात्रा में आध्यात्मिक बुद्धि का समावेश व्यक्ति को न केवल अपनी सर्वोत्तम क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि एक अधिक सार्थक, संतुलित और पूर्ण जीवन जीने में भी सक्षम बनाता है। यह जीवन के सभी पहलुओं यथा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक के बीच एकीकरण और सामंजस्य को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति का समग्र विकास होता है। यदि आप वीडियो सुनते हुए यहाँ तक आ गए तो आप यकीन कीजिए कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। इसमें कही गई बात को आप ध्यान से सुनिए और याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुँचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका डॉक्टर प्रीति गुलवानिया जी के प्रति आभार। आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।